जय हिंद एवरीवन। तो आज हम हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिजीज़ देखा था। डिजीज़ के अंदर भी हमने देखा था दो टाइप की डिजीज़ देखी थी। एक होती है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसके के अंदर भी हमने देखी थी लाइफ स्टाइल डिजीज़। उसके बाद हमने देखे थे कुछ प्रीवाइक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेस, फिर एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ये देखिए आपका 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये किसके बारे में पूछ रहा है, हमारा अस्त्रा मिसाइल के बारे में पूछ रहा है। सेम 2018 देख लीजिए, किसके बारे में पूछ रहा है, वो अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछ रहा है। तो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू को हमको अच्छे से करना है और पीवाईक्यू हमको गाइडेंस देते हैं कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए। अभी हम डीआरडीओ को देखते हैं। डीआरडीओ हमारी कंट्री का चीफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस। अगर डिफेंस में अगर कहीं रिसर्च की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है डीआरडीओ। तो चीफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का रिगार्डिंग डिफेंस। अगर इसके स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 1958 में डीआरडीओ स्टैब्लिश हो चुका था। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मेनली, कि हमको डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर सेल्फ रिलायंस बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। डीआरडीओ की अगर आप लोगों की बात करेंगे तो क्या है, बलस्य मूल विज्ञानम। क्या, बलस्य मूल विज्ञानम। इसका मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेंथ का ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, साइंस से होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 बोथ। अब आते हैं हमारे मिसाइल्स पे। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है रिगार्डिंग मिसाइल्स कि मिसाइल क्या काम करती है। तो मिसाइल एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे वेपन को कैरी करता है, ठीक है। वेपन्स को कैरी करने वाला एक सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है मिसाइल। मिसाइल की अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं, मिसाइल अपने आप में खतरनाक नहीं होता है। पहली बात तो जो उसके अंदर तुमने वेपन लगा रखा है, अगर आपने आरडीएक्स लगा रखा है या न्यूक्लियर लगा रखा है, उस बेसिस पे हम मिसाइल को डेंजर या नॉट डेंजर कहते हैं। वैसे होता तो डेंजर ही है, बट कंपेरेटिवली अगर आरडीएक्स है तो कंपेरेटिवली लेस डेंजर है, और अगर इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन है तो वो मोर डेंजर है। जो वेपन ना बोल के अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं हमारा पेलोड। उस पर कितना पेलोड है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मिसाइल का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह का है कि टाइप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो टाइप की मिसाइल होती है। एक होती है हमारी क्रूज मिसाइल और दूसरी होती है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्च मोड और टारगेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अलग अलग टाइप की होती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सी, एयर टू एयर। हम डिटेल में हर एक मिसाइल को पढ़ेंगे, उनकी कैटेगरीज को भी पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बेस्ड ऑन टाइप हमने दो मिसाइल देखी, एक देखी हमने बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। इनका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना वो ऐसे पैराबोलिकली जाती है, जैसे ऐसे जाती है पैराबोलिकली। और बैलिस्टिक मिसाइल को क्या कहा जाता है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल। ऐसा क्यों, क्योंकि इनकी जो रेंज होती है ना बैलिस्टिक मिसाइल की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको याद करने का तरीका कैसे है, बैलिस्टिक को आप ऐसे पढ़िए बड़ा, बी से बैलिस्टिक, बी से बड़ा, ठीक है। बड़े के अंदर आप सोचिए कि इसके अंदर रेंज भी ज़्यादा है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना वो ये तक बोला जाता है कि ये स्पेस तक जा सकती है बैलिस्टिक मिसाइल। इनके बारे में ये क्या जाता है, तो कैसे करते हैं कि जब इनको हम लॉन्च करते हैं तो एयर पे जाती है, फिर काफ़ी हाइट पे जाने के बाद वापस फॉल बैक करती है। जैसे पैराबोला बनता है ना, एक ऐसे जाके सीधा ऐसे नीचे, वैसे बनती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर हमको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल टाइम पे थ्रस्ट देना पड़ता है, मतलब इंजन को धक्का देना पड़ता है सिर्फ इनिशियल टाइम में। उसके बाद ये खुद के इनर्शिया से उड़ती है। उसकी कंपेरिजन में अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करूं तो ये छोटी मिसाइल्स होती हैं, लो रेंज होती हैं और लो हाइट होती है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट पार्ट जो होता है उसको फॉलो करती हैं, ज़्यादा हाइट पे नहीं जाती हैं, ठीक है। और इनके अंदर हमको जो इंजन होता है, जो हमारा जो थ्रॉट होता है, थ्रोटल होता है, उसको हमको कंटिन्यूस ही चलाना पड़ता है। रेंज की बात करूं तो मैंने बताया था बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज जो होती है 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है, और वहीं अगर क्रूज मिसाइल है तो वो 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होती है। बैलिस्टिक मिसाइल एकदम से अगर स्टार्टिंग में जाती है तो लोगों की नज़र में जो रडार होता है वो इजीली पकड़ लेता है बैलिस्टिक मिसाइल को।
पकड़ तो लेता है, पर इसको इंटरसेप्ट करना उतना ही क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये इतनी हाइट पे जाती है। आप रेडार की नज़र में भी तो आ गए, पहली बात तो आप रेडार की नज़र में आ गए। दूसरी बात क्या है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इनकी जो स्पीड्स भी होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, हाइपरसोनिक तक इनकी स्पीड्स होती है, तो इनको इजीली इंटरसेप्ट करना नहीं किया जा सकता। वहीं अगर क्रूज मिसाइल की बात होती है, छोटी होती है, तो इनको डिटेक्ट तो नहीं किया जा सकता, कि बिल्कुल क्या है, जैसे ये सरफेस है हमारा, सरफेस के बिल्कुल ऐसे उड़ रही हैं, तो इनको डिटेक्ट तो नहीं कर सकते। रेडार ऊपर वाली चीज़ों को अच्छे से डिटेक्ट करता है, नीचे से करता ही नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही ये नज़र में आ जाती है तो इसको रोका इजीली जा सकता है, इसको इंटरसेप्ट इजीली किया जा सकता है। वॉरहेड की बात करें, जो मैं बात करता था, पेलोड की बात करें, तो ये न्यूक्लियर वेपन और कन्वेंशनल वेपन दोनों को ले सकती है। कौन से, लार्जर। जो पेलोड कैपेसिटी होती है ना, वो बैलिस्टिक की क्या होती है, ज़्यादा होती है। वहीं क्रूज मिसाइल की बात करूं तो ये स्मॉल वॉरहेड्स, मतलब जो पेलोड है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं या कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव है, वो कैसे लेते हैं, छोटे लेती है। दूसरी बात, अगर क्रूज मिसाइल की बात करूं तो इनको टैक्टिकल मिसाइल भी कहते हैं। टैक्टिकल मिसाइल्स वो होती हैं जो हमारा डैमेज करती हैं, वो कैसा, लो मैग्नीट्यूड का करती हैं, कम डैमेज करती हैं। और जो स्ट्रैटेजिक मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल, जो बड़ी मिसाइल होती हैं, वो जो डैमेज करती है वो कैसा करती है, वो डैमेज करती है बहुत सीवियर, खतरनाक डैमेज करती हैं। एग्जाम्पल करूँ मैं अपने बैलिस्टिक मिसाइल के, तो जो पृथ्वी और अग्नि सीरीज है वो हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, बैलिस्टिक मिसाइल के। वहीं अगर मैं क्रूज मिसाइल्स की बात करूं तो ब्रह्मोस और निर्भय, ये दोनों एग्जाम्पल है। अगर स्पीड के बेसिस पे अगर मिसाइल को मैं डिवाइड करूं तो 3 टाइप की मिसाइल होती हैं। एक होती है सबसोनिक मिसाइल, एक होती है सुपरसोनिक और एक होती है हाइपरसोनिक। सबसोनिक का जो स्पीड होता है वो 1 मैक से क्या होता है, रिड्यूस होता है। अब आप सोचेंगे मैक तो कभी हमने पढ़ा नहीं। मैक एक तरह की स्पीड होती है जो मिसाइल्स के जनरली यूज की जाती है। इसमें क्या कहते हैं, हम जो साउंड की स्पीड होती है ना, साउंड की स्पीड उससे कंपेयर करते हैं। लेस देन 1 मैक के मतलब कि जो मिसाइल की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से क्या है, कम है। 1 to 5 है, मतलब जो मिसाइल की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से क्या है, 1 to 5 टाइम्स ज्यादा है, 1 to 5 टाइम्स ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 5 to 25, मतलब इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 to 25 क्या है, ज्यादा है। ये जो सबसोनिक मिसाइल होती हैं बहुत स्लो चलती हैं। स्लो चलने के कारण क्या होता है, इनमें साउंड नहीं होता, तो आपको छुपकर से एक दुश्मन पे हमला करना है तो सबसोनिक मिसाइल बेस्ट रहती हैं। जैसे हमको बालाकोट में स्ट्राइक करनी है तो हम कौन सी मिसाइल यूज करेंगे, सबसोनिक मिसाइल यूज करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है, निर्भय मिसाइल, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरी बात करते हैं हम सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात करते हैं। ये क्या होती है, फास्टर स्पीड से चलती है, तो इनमें क्या होता है, साउंड होने के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये काफी क्विक स्ट्राइक्स करती है, इनकी एक्यूरेसी भी बेटर होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रह्मोस। अभी हमने ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक भी बना लिया है। जब ब्रह्मोस स्टार्टिंग में आया था 2006 के अंदर, ब्रह्मोस मिसाइल, तब हम सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस का सुपरसोनिक वर्जन था, पर अब हमने डेवलप करके ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक भी बना लिया है। हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं एक्सट्रीमली 25 टाइम्स होती है किसकी स्पीड के, साउंड की। अगर आपसे कोई साउंड की स्पीड पूछ ले, बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन, तो वो कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड होती है किसकी, साउंड की। इनको इजीली इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए हमारे, पृथ्वी और अग्नि। अभी प्रोग्राम याद रख लेना, मिसाइल के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है मेंस में, अगर आपको लिखना हो, तो उस प्रोग्राम का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट किसने किया था, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट किया था। इसी प्रोग्राम के कारण उन्हें क्या कहता है, हमारा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने 5 टाइप की मिसाइल सिस्टम बनाया था, उसका नाम क्या है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। इसको याद करने का तरीका होता है हमारा पटना, पटना मेथड, पटना तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ये एक्रोनिम है एक तरह का, पी फॉर पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। चलिए हम मिसाइल्स को पढ़ लेते हैं। मिसाइल के हम टाइप किसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो लॉन्च कहां पे हो रहा है, लॉन्च कहां से हो रहा है और उसका टारगेट क्या है। मतलब लॉन्च सरफेस से हो रहा है और टारगेट भी सरफेस से, तो हम क्या कहेंगे उसको, सरफेस टू सरफेस मिसाइल कहेंगे। और अभी हमने देखा था बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। तो जो अग्नि सीरीज है, अग्नि के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ये 5 टाइप्स की क्या है, अग्नि सीरीज है। जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या बढ़ती थी, रेंज बढ़ती जाती है, 700, 2000, 3000, 4000, 5000। अभी अगर बात करूं मैं डिस्क्रिप्शन की, तो आप ये मान लीजिए डीआरडीओ है ना, उसने सबसे अच्छा काम किसी सेक्टर में किया है तो मिसाइल्स के सेक्टर में किया है, ठीक है।
हमने इतनी अच्छी अच्छी मिसाइल्स बना रखी हैं और हम इवन मिसाइल्स का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बाकी कंट्रीज के साथ। तो अग्नि की अलग सीरीज देख ली, अग्नि 1 2 3 4 5। डिफरेंस क्या है? बस रेंज बढ़ती आती है, 700 2000 3000 4000 5000। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अग्नि 5 जो लेटेस्ट वाली है उसकी जो रेंज है वो कितनी है? 5000 किलोमीटर से भी क्या है, ज़्यादा है। ये न्यूक्लियर कैपेबल्स होती हैं। बैलिस्टिक तुमने देख ही लिया, ठीक है। अग्नि 2 अग्नि 3 इसमें एडवांस नेविगेशन मतलब कि जो कैसे नेविगेट करती है, नेविगेट के लिए अंदर इनके लिए अंदर IR सेंसर्स लगे होते हैं, साथ ही साथ इनके अंदर हमारा लेजर सेंसर्स भी लगे होते हैं। IR सेंसर को हम आगे जब हम तेजस एयरक्राफ्ट पढ़ेंगे तो हम उसमें IR सेंसर्स को हम अच्छे से देखेंगे कि IR सेंसर कैसे काम करता है। उसके बाद अग्नि 4 हो गया। अग्नि 5 के अंदर एक चीज भी बताता है कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपने एक टारगेट मारा, साथ ही साथ आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मल्टीपल टारगेट मारा, एक साथ आप हिट कर सकते हैं, ठीक है। अग्नि सीरीज के हम देखते हैं पृथ्वी सीरीज, उसकी रेंज जनरली कम ही होती है, जैसे 150 किलोमीटर 350 किलोमीटर। ये एक तरह की टैक्टिकल मिसाइल है। टैक्टिकल मिसाइल हमने देख लिया क्या होती है, जो ज्यादा सीवियर डैमेज नहीं करती, शॉर्ट डैमेज करती है, ठीक है। अगर हमको अटैक करना है कि मिलिट्री बेस पे तो हम उसको क्या करेंगे, टैक्टिकल डैमेज। और हम सिविलियंस को, अगर सिविलियन के बहुत बड़े एरिया को हमने अगर डैमेज करना है तो हमको कहेंगे स्ट्रेटेजिक डैमेज, जैसे हिरोशिमा नागासाकी, वो एक तरह का स्टैटिक डैमेज है। और टैक्टिकल डैमेज हमारा छोटे से एरिया के अंदर हो। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा अग्नि सीरीज के मिसाइल्स है। अभी अग्नि 5 को देखिए, जो ये वाला स्टार है ना, इसको हम कहते हैं वॉर हेड। ज्यादा इसको इधर देखिए, ये होता है ना जो स्टार्टिंग में, इसको हम कहते हैं वॉर हेड। यहां आपका लगा होता है पेलोड, मतलब जो हमारा वेपन है। यहाँ पे आप न्यूक्लियर भी फिट कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल RDX भी फिट कर सकते हैं। ये हमारे जो नीचे है ये हमारी है पृथ्वी मिसाइल। ऊपर अग्नि के 5, ये पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 के एग्जाम्पल। इसके बाद आता है धनुष, जो हमारा पृथ्वी मिसाइल है, उसका ही क्या होता है, एडवांस वर्जन होता है, जिसको कौन यूज करता है, मेनली हमारी जो नवल डिफेंस है वो हमारे इसको यूज करती है, ठीक है। ये भी कौन सी है, सरफेस टू। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, सारी सरफेस टू सरफेस ही पढ़ रहे हैं। इसका रेंज क्या रहता है हमारा, 350 किलोमीटर रहता है। उसके शौर्य वो एक हाइपरसोनिक रहती है। हाइपरसोनिक से आपको याद आना चाहिए कि 5 मैक्स से ज्यादा, ग्रेटर देन। उसके बाद प्रहार, ये कौन सी, ये भी एक तरह की टैक्टिकल मिसाइल है। इसकी रेंज क्या है, 150 किलोमीटर है। प्रनांस के बारे में याद रखना कि ये एक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है। क्या ये एक नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है। उसके बाद पहले काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहले को हमने इसलिए बनाया था क्योंकि चाइना की मिसाइल है डोंगफेंग 12 DF-12 जिसको कहता है चाइना। इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या बनाया था, प्रलय को बनाया गया था, ठीक है। जो हमारा गलवान वाला रीजन है, वहां पे जैसे ही डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था तो हमने प्रलय मिसाइल्स को वहां पे डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया था। ये भी बहुत शॉर्ट रेंज होती है और क्विक स्ट्राइक, मतलब जल्दी से अगर हमको हमला करना हो दुश्मन पे तो वहां पे काम आती है। ये आप देख सकते हैं धनुष, ये हमारी शौर्य मिसाइल, ठीक है। और ये उसके बाद हमने देखा था ये हमारा प्रहार, और फिर प्रणाश। ये हमने सारी मिसाइल्स देख ली एक बार। एक सेकंड, ये हमारा जो है ना, ये प्रलय है, ठीक है। ये प्रणाश नहीं, ये प्रलय है। ये प्रलय, इसका नाम भी लिखा हुआ है, देखिए। उसके बाद आते हैं, ये तो हमने देख ली जो सरफेस टू सरफेस। अगर हमको मान के चलिए कि सी से एयर पे मारना हो या सी से सरफेस पे मारना हो, तो सबसे बेटर जो हमारी मिसाइल्स होती है सबमरीन मिसाइल्स, ठीक है। सबमरीन हम वाला जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब हम नवल के हमारे जो हम आर्टिलरीज को देखेंगे तब हम वो कवर करेंगे। तो जो ये सबमरीन्स रहती है इनको साइलेंट किलर कहता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, पानी के अंदर रहती है। तो इसके अंदर जो मिसाइल्स है हमारे पास कौन कौन सी है, K-15 सागरिका, K-4 और K-5। ये भी एक तरीके कैसी है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, तीनों की तीनों बैलिस्टिक। इनकी रेंज कौन कौन सी है, जैसे वो हम लोग एडवांस बनते जा रहे हैं हम रेंज बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमारी रेंज थी 750, फिर 3500, अब हो गई है 5000 किलोमीटर, ठीक है। इनके अंदर हम न्यूक्लियर वाले वॉर हेड्स भी लगा सकते हैं या हम कन्वेंशनल वॉर हेड भी लगा सकते हैं। K-4 जो है ना, वो किसके लिए बनाई गई थी, हम जो हमारी अरिहंत क्लास की सबमरीन्स है उसके अंदर हमने K-4 को फिट कर रखा है। उसके बाद हम आते हैं K-5 के अंदर, जो सबसे एडवांस है। ये बोला जाता है कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल कैपेबिलिटीज रखती है, मतलब अगर हम एशिया से यूरोप में
अटैक करना चाहे तो हम K5 मिसाइल से कर सकते हैं, वो भी थ्रू सबमरीन। अगला जो हमारा टाइप है वो हमारा है सरफेस टू एयर मिसाइल। अब देखिए सरफेस टू एयर मतलब क्या होगा, लॉन्च कहां से कर रहे हैं हम, सरफेस से कर रहे हैं, टारगेट कौन सा है हमारा, एयर। तो आप इससे देखेगा लॉन्च कहां कर रहे हैं और टारगेट कौन है, तो लॉन्च हम कर रहे हैं सरफेस से, टारगेट कहां है हमारा एयर पे। अब आप खुद दिमाग लगाइए हम कहां यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं जब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जैसे हमारे एनिमी मिसाइल है, उसने हम पे अटैक किया और यहां से हमने एज अ डिफेंस मैकेनिज्म उसको इंटरसेप्ट करने के, उसको रोकने के लिए एक मिसाइल छोड़ी, तो वो सरफेस टू एयर हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यूज होती है जनरली। और जो सरफेस टू सरफेस थी वो हमारी अटैकिंग सिस्टम के लिए यूज होती है। इसमें आप देखेंगे जो इनकी रेंज होती है वो मेनली कितनी होती है, 25, 9, 20 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो इनकी रेंज क्या होती है, जनरली कम होती है, पर इनकी स्पीड्स जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, जैसे सुपरसोनिक स्पीड है इसकी, ठीक है। इनका क्या होता है, मल्टीपल एरियल टारगेट, एक साथ अगर बहुत सारे हमारे पर टारगेट्स आ रहे हैं उनको अगर हमको रोकना है तो हम क्या यूज करते हैं, आकाश मिसाइल का यूज करते हैं। इनकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, 25 kg है। मैंने देखा ये क्या काम करती है, जो न्यूट्रलाइज करती है एरियल टारगेट्स को। एरियल टारगेट्स कौन कोई से भी हो सकते हैं, फाइटर जेट्स भी हो सकता है, क्रूज मिसाइल भी हो सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हो सकती है, एयर टू सरफेस मिसाइल भी हो सकते हैं। इनके अंदर हम क्या यूज करते हैं, रैमजेट इंजन यूज करते हैं। रैमजेट और स्कैमजेट इंजन ये हम पढ़ेंगे स्पेस वाले चैप्टर के अंदर हमारे। उसके बाद आता है त्रिशूल मिसाइल, इसकी रेंज क्या होती है, 9 किलोमीटर। ये रेंज इसलिए कम है कि हम वेट करते हैं कि जो दूसरे वाली मिसाइल है अगर वो यहां तक आ रही है हमारे, तब जाके हम उस पर हिट करते हैं, ऊपर ही उनको उड़ाते नहीं है यहां तक, क्योंकि यहां उड़ाते हैं तो एक्यूरेसी होने के यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ना कि यहाँ पे जो एक्यूरेसी अचीव होती है ना वो कम होती है, और यहाँ पे जो सरफेस की जब नजदीक होती है वो एक्यूरेसी ज्यादा अचीव हो जाती है। ये आपने काफी वीडियोस में भी देखा होगा, जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो मिसाइल अटैक होते हैं तो देखते हैं कि वो इजीली कैमरे से डिटेक्ट किया जाता है। तो उनकी रेंज क्या होती है, कम ही होती है, 9 से लेकर 25 किलोमीटर जनरली माना जाता है कि ये एयर सरफेस टू एयर मिसाइल काम करती है हमारी, ठीक है। मेन सिंपल सा काम क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है। जो फॉरेन मिसाइल है उनको क्या करने, न्यूट्रलाइज करने का हमारा ये काम करते हैं। ये ऑल वेदर मिसाइल्स होती है, मतलब कि नाइट में भी काम कर सकती है। ये देखा ही हमने इजराइल और पैलेस्टीन वाले हमने वीडियोस में काफी देखा कि नाइट में भी ये काफी इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैत्री की। मैत्री भी कौन सी हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है, 20 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमने किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया है, ये हमने फ्रांस के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है, ठीक है। ये बोला जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन, मतलब इसका क्विक टाइम बहुत फास्ट होता है, तो उसको कहते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAM। बाराक 8 ये हमने किसके साथ बनाया है, ये हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है, इजराइल और DRDO का जॉइंट वेंचर है ये। उसके बाद आता है बाराक की खासियत ये है कि ये लॉन्ग रेंज के अंदर काम आते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल का डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। उसके बाद आता है हमारा इंद्रजल, ठीक है। ये हमारी कौन सी, ये हमारी इंडिजिनस मिसाइल है, ठीक है। ये इसका भी काम क्या है कि क्विक डिप्लॉयमेंट, इजी जल्दी से जल्दी इसको लगाया जा सकता है, और साथ में जो मल्टीपल एरियल थ्रेड्स हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इनकी एक बार इमेजेस देख लेते हैं। ये आप देख लिए आकाश, त्रिशूल, मैत्री जो हमने फ्रांस से लिया है, बाराक, लास्ट कौन सा था, इंद्रजल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो कौन सा है, वो होती है एयर टू एयर मिसाइल। सिर्फ हमारी कंट्री के पास एक ही एयर टू एयर मिसाइल है, उस एयर टू एयर मिसाइल का नाम क्या है, अस्त्रा। ये हम क्या करते हैं, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं या फाइटर जेट्स रहते हैं उनके अंदर हम इसको डालते हैं और लॉन्च करते हैं। ये इंडिजिनस है, ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनस डेवलपमेंट है। खासियत बात क्या है, इनको क्या हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू मिसाइल, मतलब हम हमारी आंखों से इनको देख भी नहीं सकते, इतनी दूर से ये छोड़ी जा सकती है। मतलब यहाँ हम यूएसए को थोड़ी देख सकते हैं, तो यूएसए से इसको छोड़ा जा सकता है, तो इनको कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल। इनकी रेंज क्या होती है, 80 किलोमीटर। स्पीड आप देख लीजिए 0.2 से 2, स्पीड इनकी इतनी ज्यादा नहीं है, पर रेंज इनकी काफी ज्यादा होती है। ये भी ऑल वेदर मिसाइल्स होती हैं, डे और नाइट दोनों में इनकी कंपेटेबिलिटी रहती है। अगली मिसाइल जो आती है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें 2 मिसाइल्स रहती है हमारी, नाग और स्पाइक। देखते हैं नाग मिसाइल क्या होती है, ये 3rd जनरेशन की मिसाइल है। इनको हम कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि इस मिसाइल को अगर आपने चला दिया तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, नो कंट्रोल। इसलिए इनको कहते हैं कि इनको फायर करो और फॉरगेट कर जाओ, क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
अगर आप कोई लेमन पर्सन है, मतलब किसको, मतलब कॉमन आदमी है जिसको मिसाइल्स के बारे में नॉलेज ना हो, पर वो देख के पहचानना चाहे कि ये कौन सी मिसाइल है और ये कौन से, तो जो ये नाग मिसाइल्स होती है ना, इनमें विंग्स नहीं होती है, और जिन मिसाइल्स में विंग्स होती हैं हमारी, उनको हम कहते हैं गाइडेड मिसाइल। तो जो नाग मिसाइल होती है उसमें भी विंग्स नहीं होते, इसलिए इनको गाइडेड नहीं किया जा सकता, ये सीधा का सीधा जाती है फायर एंड फॉरगेट। नाग के 3 वेरिएंट्स होते हैं। अगर वेरिएंट्स किस बेस पे है कि इनको लॉन्च कहां से किया जा रहा है, अगर नाग को हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम होता है हेलिना, इसके अंदर हेलिना को आप ऐसे समझे, हे से आता है हेलीकॉप्टर, ठीक है, और ना से आता है हमारा नाग। अगर उसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है उसको हम कहते हैं हेलिना, ठीक है। उसके बाद नामिका, अगर हम इसको टैंक से लॉन्च करना चाहते हैं तो हम उसको कहते हैं नामिका। नामिका टैंक का नाम होता है जनरली। उसके बाद आता है हमारा मैन पोर्टेबल, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन ही है वो इसको चला रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका जो मतलब ये लाइटर होता है, इसका वेट कितना होता है 45, मतलब 15 केजी मान लो का लगभग, जो नॉर्मल ह्यूमन इसको कैरी कर सकता है, ठीक है। किस पे, अपने शोल्डर पे। इसका एग्जांपल भी देखते हैं। अगली आती है हमारी स्पाइक। इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है हमारा, अप टू 60 किलोमीटर होता है। इसके अंदर भी कौन कौन से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR सेंसर इसमें लगे रहते हैं। इसको भी मैन मतलब इजीली कैरी कर पाता है। ये हमने कहां से लिया था, ये हमने इजराइल से लिया था, ठीक है। ये भी कौन सा है, फायर एंड फॉरगेट। एक बार आपने चला दिया तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात है, इसका जो ओवरऑल हिट परसेंटेज है ना वो कितना है, 95% है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर नाग को मैं टैंक पे लगा रहा हूं तो उसको कहूंगा नामिका। ये मैन पोर्टेबल, आदमी लेके खड़ा है, ठीक है, साथ में इसका एक पिट्ठू भी होता है, मतलब एक साथी भी होता है इसके। और अगर मैं हेलीकॉप्टर चलाऊंगा तो उसको हम क्या कहूंगा, हेलिना। ये नामिका हो गया। अगर मैं हेलीकॉप्टर चला रहा हूं तो उसको कहूंगा हेलिना। और ये जो बैठा है ये कौन सा है, पोर्टेबल है, मैन पोर्टेबल। उसके बाद आती है जो क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल हमारी कौन सी होती है, छोटी मिसाइल्स होती हैं, उनको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। इनके 2 एग्जाम्पल कौन से हमारे पास, ब्रह्मोस और निर्भय। इनकी रेंज क्या होती है हमारी, ब्रह्मोस की बात करूं तो 290 से 500 किलोमीटर अगर लैंड और सी की बात है, और अगर एयर की बात की जाए, अगर एयर से इसको लॉन्च किया जाए तो 400 किलोमीटर तक होती है। जब हमने ब्रह्मोस बनाया था 2006 के अंदर, इंडिया, ब्रह्मोस का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर, मतलब ये इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन था। 2006 में जब हमने इसको बनाया था तब ये एक तरह की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी, पर अभी ये क्या है, एक तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है। इनको हम तीनों मीडियम से लॉन्च कर सकते हैं, लैंड, सी और एयर, ठीक है। माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है ये हाइपरसोनिक मिसाइल, सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है, इससे फास्टेस्ट कोई मिसाइल नहीं है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा होती है कि पूछो मत, मतलब काफी ज्यादा हाईली एक्यूरेटेड होती है। ये नॉर्मल जो अपने कन्वेंशनल वॉर हेड्स होते हैं या फिर न्यूक्लियर वॉर हेड्स, दोनों को कैरी करने की क्षमता रखती है। उसके बाद आते हैं हमारे निर्भय के अंदर। निर्भय की जो हमारी रेंज होती है वो हमारी होती है 1000 से 1500 किलोमीटर। ये सबसोनिक होती है, मतलब इनकी स्पीड जो होती है जनरली 1 मैक से कम होती है, मतलब ये स्लो होती है। स्लो होने का फायदा क्या है, इनके साउंड नहीं करती हैं, और बेसिकली ये लैंड बेस होते हैं, इनको ना एयर ना सी से लॉन्च किया जाता है। सबसोनिक मिसाइल है, रेंज इनकी क्या है, लॉन्ग रेंज है। प्रिसीजन इनका भी काफी अच्छा होता है, इनकी एक्यूरेसी काफी भी अच्छी होती है। डेवलप किसने किया है, DRDO ने किया है, दोनों न्यूक्लियर और कन्वेंशनल। सबसे बड़ी बात जो ये हमारे रॉकी टेरेन रहते हैं ना, यहाँ मतलब जो हिमालय हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन है, वहां पे सबसे ज्यादा निर्भय के काम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रडार से अवॉइड हो गए, साउंड नहीं है इसमें, सबसोनिक है, स्पीड कम है, साउंड नहीं है, तो इजीली वहां पे ये जैसे जो रॉकी टेरेन है या जो मुश्किल टेरेन होते हैं वहां पे हम निर्भय मिसाइल को यूज कर सकते हैं। ये हमारी ब्रह्मोस है और ये हमारी निर्भय है। बस इसको याद देख लीजिए, मैंने कहा था माउंटेन वाले एरिया में निर्भय को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। साउंड नहीं है, स्लो है, ठीक है, लैंड से चलाई जा सकती है। ब्रह्मोस को हम तीनों जगह से, लैंड, सी और एयर, तीनों से ला सकते हैं। अभी जो मैं बता रहा था आपको कि हमारा मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम वो कैसे काम करता है, मेनली 3 तरह के होते हैं। अगर छोटे आ रहा है तो जैसे आयरन डोम टाइप का हमने यूज कर रखा है कि हमारे बिल्कुल अगर पास में आ गया, 9 किलोमीटर तक आ गया तो हिट करने का काम आएगा। अगर मीडियम रेंज तक की बात करें तो हम यूज करते हैं बराक। अगर लॉन्ग रेंज पे हमको किसी को उड़ाना है तो हम यूज करते हैं S-400, ठीक है। क्या होता है, जैसे दुश्मन ने हमारे पे टैंक छोड़ा और मिसाइल छोड़ी, तो अगर हम उसको यहां इंटरसेप्ट कर दिए
तो हमारा होता है शॉर्ट रेंज, जो सरफेस टू एयर हमने देखा था, सरफेस टू एयर। ठीक है, अगर हमको यहाँ उसको इंटरसेप्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे बराक, जो हमने इजराइल से लिया है। ठीक है, और अगर हमको उसको यहाँ इंटरसेप्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे S-400, जो हमने रशिया से लिया है। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम काम करता है। अभी हम बात करते हैं इंडियन आर्टिलरीज के अंदर। इसके अंदर हम मेनली टैंक्स देखेंगे, हमारे पास कौन कौन से टैंक्स हैं। सबसे पहला जो टैंक आता है हमारा आता है बोफोर्स FS-778। ठीक है, टैंक का जो एक सिनोनिम होता है वो हवाई टाइजर भी कहते हैं। ठीक है, इनका जो रेंज होता है कितना होता है, 30 किलोमीटर। ये हमने कहाँ से लिया था, स्वीडन में से लिया था। ये 1980s तक काफी पॉपुलर था, पर उसके बाद ये अब इसका जो यूज है वो काफी कम हो गया। इवन हम भी अब इसको यूज नहीं करते। लास्ट हमने इसको कारगिल वॉर में हमारा यूज किया था, काफी एक्यूरेसी है इसका, डायग्राम में हम देख लेंगे। फिर आता है धनुष, जो बोफोर्स है उसका क्या है, इंडिजिनियस वर्जन है और काफी अपग्रेडेड वर्जन है, इसका भी हम डायग्राम देख लेंगे। फिर आता है M777। जैसे आप देखेंगे डिफरेंस क्या आता जा रहा है, जैसे जैसे हम इसमें एडवांस पे जाते रहे ना, ये सब क्या होते जा रहे हैं, लाइट वेट होते जा रहे हैं, और इनकी पे लोड जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। लाइट लोड और पे लोड कैपेसिटी बढ़ी है, साथ ही साथ रेंज जो है वो भी इनकी इंक्रीज हो रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट आप मुझसे पूछोगे तो कौन सी है, पिनाका और वज्र, ये दोनों सबसे ज्यादा मेरे काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लेटेस्ट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। M777 हमने कहां से, कहां उसका ओरिजिन कहां है, यूनाइटेड स्टेट्स से। ये क्या होता है, अल्ट्रा लाइट होता है, बस वेट कम करते जाओ, रेंज बढ़ाते जाओ तो वो एडवांस होता जाएगा। उसके बाद वज्र की बात करें, इसमें क्या होता है, सेल्फ प्रोपेलेटेड गन होते हैं, एक बार आपने टारगेट कर दिया तो खुद से हिट करने लग जाती है रेडार की हेल्प से। पिनाका इंडिजिनस है, इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि जो पिनाका है वो हमने किसी से खरीदा नहीं है, हमारा क्या है, इंडिजिनस है। ठीक है, अब ये देखिए वो फोर्स हो गया, धनुष हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था M777। ये देखिए धनुष, M777, ये अब ये ज्यादा जनरली यूज नहीं किए जाते हैं। अब आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, ज्यादातर आपको ऐसे बड़े बड़े टैंक्स मिलेंगे। ठीक है, इनको क्या है, इनको इजीली है ना इंटरसेप्ट, इनको लेके आना, लेके जाना आना काफी ज्यादा हैवी पड़ता था, मैनुअल लेबर काफी ज्यादा लगता था। वहीं टैंक आप देख सकते हैं काफी ऑटोमेटिक होते हैं, काफी एडवांस होते हैं, काफी लाइट वेट होते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा पिनाका, जो हमारी 15 अगस्त की परेड में भी दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट को हम जनरली किस अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, एयरक्राफ्ट को हम डिवाइड करते हैं उनकी जनरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 4.5 जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। पहला जो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें क्या बेसिक जेट रहता है हमारा। ठीक है, लिमिटेड एविनोमिक्स रहते हैं इसके अंदर, सिंपल्स गन रहती है। एग्जाम्पल कौन सा है इसका, कैनबेरा। ये कैनबेरा पता है कहाँ यूज होता है, जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तब इस कैनबेरा का काफी ज्यादा यूज किया जाता था। ये इनका जो स्पीड रहता है कैसा रहता है, सबसोनिक जेट्स रहते हैं, ज्यादा स्पीड नहीं रहता, बेसिक काम होता है, एयर टू एयर रहता है, इनके अंदर कोई भी रडार नहीं लगा होता है। सेकंड जनरेशन की बात करूं तो MiG-21, जो हमने रशिया से खरीदा था 1961 में। ठीक है, ये बैकबोन ऑफ इंडिया माना जाता था MiG-21। ये काफी अर्ली एयरक्राफ्ट की कैटेगरीज के अंदर आता है। इसके अंदर रेडार, आफ्टर बर्नर्स, ये सब चीजें इसके अंदर लगी रहती है। आफ्टर बर्नर मतलब एक तरह का ऑक्सीजन टैंक, इसके अंदर सब ये चीजें अवेलेबल रहती है। ठीक है, इसकी स्पीड वो सबसोनिक था तो ये क्या था, सुपरसोनिक है। इसके अंदर रेडार के अंदर भी होता है बेटर मैन्यूरेबिलिटी, मतलब इसको इजीली आप रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन। इनके अंदर बेटर टेक्नोलॉजी का, बेटर रेडार का यूज किया जाएगा, डॉग फाइट कैपेबिलिटीज होंगी इसके अंदर। इसका एग्जांपल है हमारा जैगुआर, मिग की एडवांस MiG-23, MiG-27, ज्यादा स्पीड्स होगी, बेटर एविनोमिक्स होगा, ज्यादा वॉरहेड कैपेसिटी होगी। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो हमारा मिराज 2000 आता है, MiG-29 आता है, सुखोई आता है। ये सब कौन से हो गए हमारे फोर्थ जनरेशन। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड के साथ हमारा क्या बढ़ता जाएगा, इसकी मल्टी लोड कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएगी, वेपन की कैरिंग करने की क्षमता बढ़ती है, रेडार काफी अच्छे हो जाएंगे। 4.5 की जनरेशन की बात करें तो हमारे पास कौन सा है, राफेल है, तेजस है। ठीक है, ये सब हम डिटेल में एक एक करके इनको पढ़ेंगे, आप वेट कीजिएगा। फिफ्थ जनरेशन की बात करूं तो सबसे बड़ा जो नाम आता है वो यूएस के F-22 का नाम आता है, ये सबसे बड़ा है फिफ्थ जनरेशन का। फिफ्थ जनरेशन के अगर कोई भी रॉकेट का नाम लिया था तो सबसे पहला नाम जो लिया जाता है F-22 का लिया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए जो ये एयरक्राफ्ट है इस पे क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2024 में। ठीक है, इतना बेसिक क्वेश्चन था
जिसको काफी डिटेल में नॉलेज भी ना हो और सिर्फ जनरेशन पता हो, आपको कुछ नहीं पता एयरक्राफ्ट के डिटेल के बारे में, सिर्फ आपको बेसिक पता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दे। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिफ्थ जनरेशन, अरे फिफ्थ जनरेशन तो बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी की बात हो रही है 2020 के बाद, कहां से हो जाएंगे फिफ्थ जनरेशन। राफेल हमने देख लिया 4.5 है, मिग देख लिया 4 है, तेजस देख लिया 4 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नन हो जाएगा। अब आते हैं हमारे इन फाइटर क्राफ्ट को हम एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुखोई की, ठीक है। ये हमने कहां से बाय किया था, रशिया से बाय किया था। ये कौन सा हमारा फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। ट्विन इंजन, इसके अंदर पीछे क्या होता है, ऐसे 2 इंजन लगे होते हैं इसके अंदर। मैन्युअबिलिटी सी काफी हाई होती है, मतलब ये ऐसा 360 तक जा सकता है। आपने फाइटर मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा ना, ऋतिक रोशन 360 डिग्री जहां तक घूम सकता है उसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल जो हमने देखी थी, अस्त्र मिसाइल, उसको यूज कर सकते हैं। ये अभी कब करेंटली हमारी क्या है, एयरफोर्स की बैकबोन है। सबसे ज्यादा जो हमारे पास अभी फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, तो कौन से हैं हमारे पास, सुखोई के मैक्सिमम है इंडिया के पास, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है सुखोई को, ठीक है। इनकी स्पीड कितनी होती है, मतलब 1 घंटे में ये 2120 किलोमीटर, 1 घंटे में 2120 किलोमीटर तय कर सकता है ये। इसके अंदर आप ब्रह्मोस लगाओ, निर्भय लगाओ, अस्त्र लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राफेल, राफेल हमारा कौन सा है, 4.5 जनरेशन है। हमने कहां से लिया है इसको, हमने फ्रांस से लिया है। इसका भी क्या रहता है कि मल्टीपल रोल्स हैं, मल्टीपल स्ट्राइक कर सकता है। इसके जो रेडार की जो कैपेसिटी वो काफी अच्छी मानी जाती है। इसके अंदर भी क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, मिटोइड्स है, काफी वर्सेटाइल है। उसके बाद बात करते हैं तेजस। मुझे ये बताना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तेजस के 2 वर्जन आ चुके हैं, तेजस MK1 और MK2, क्योंकि ये इंडिजिनस है और चांसेस होता है जो ये RS और UPSC जैसे एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें इंडिजिनस चीजों को, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर चीजों को ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। तेजस क्या बोला जाता है कि ये काफी लाइट वेटेड है, ठीक है। और ये किसने बनाया है, ये हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने बनाया है, ठीक है। माना जाता है ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट डिफेंस प्रोजेक्ट था जो इंडिजिनस HAL को दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर IR बेस्ड सेंसर रहते हैं। अभी सेंसर्स का क्या काम करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे जो IR सेंसर रहते हैं ना, ये हीट को पकड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने मिसाइल छोड़ दी तेजस से, तो वो उस जगह जाएगा, उसका IR सेंसर उसको टारगेट करेगा जहां पे हीट हो। अब आपको दूसरी मिसाइल को रोकना है, तो उसके भी इंजन होंगे, तो उसके इंजन की हीट को महसूस करते हैं और सीधे जाके हम मिसाइल को उसको हिट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है तेजस का। अब आते हैं हम मिराज 2000 के अंदर। ये हमने किससे लिया था, फ्रांस से लिया था। ये भी हमारा 4th जनरेशन है। ये भी बात करेगा प्रिसाइजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। समझाने का कुछ नहीं है, क्योंकि हमने समझने का जो बेसिक था वो स्लाइड नंबर 3 और स्लाइड नंबर 4 में हमने देख लिया है, ठीक है। ये हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसके अंदर हम अरेस्टेड लैंडिंग कर सकते हैं। अरेस्टेड लैंडिंग मतलब क्या होता है, जब हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को हमको शिप पे या एयरक्राफ्ट कैरियर जिसको कहते हैं, उस पर हमको जब उतारना होता है, तो जब हमारी उसकी लैंडिंग करवाते हैं ना, तो हम कैसे का लैंडिंग कराते हैं, अरेस्टेड लैंडिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वायर को लगा के रखते हैं, ठीक है। उससे हमारे एयरक्राफ्ट को रोकते हैं। मिराज और अगर तेजस में आपसे कोई पूछे डिफरेंस क्या है, जो मिराज है उसकी जो विंग्स है वो कैसे होती है, लो हाइट पे होती है, ठीक है। और वहीं तेजस की जो विंग्स होते हैं वो मीडियम हाइट पे। अगर कोई चीज मीडियम हाइट पे है ना, तो उसको स्टेबल काफी रहती है, उसको कंट्रोलिंग काफी अच्छे से किया जा सकता है। बात करते हैं जैगुआर की। जो कोलैबोरेशन था यूके और फ्रांस का, ये 3rd जनरेशन में पुराना हो चुका है ये, ठीक है। ग्राउंड अटैक के लिए बेस्ट माना जाता है हमारा। इसकी पेनिट्रेशन इतनी अच्छी होती है, मतलब इसका जो पेनिट्रेशन और इसका एक्यूरेसी और इसका प्रिसीजन काफी ज्यादा मात्रा में सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे मिग 29 के अंदर। ये मिग 21 का एडवांस वर्जन होता है। ये हमने किससे लिया था, रशिया से लिया था। 4th जनरेशन है, एडवांस वर्जन ऑफ। इसमें रेडार की जो है वो काफी बेटर कैपेबिलिटीज के रेडार है इसके अंदर, बेटर एविनोमिक्स है। इसका भी कैपेसिटी क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स यूज कर सकते हैं। तेजस डॉग फाइट में काफी ज्यादा सुपीरियर रहता है ये। अभी देखिए आप, डिफरेंट सुखोई हो गया हमारा ये, ठीक है। फिर ये हमारा राफेल हो गया, फिर ये हमारा तेजस जो इंडिजिनस है ना। उसके बाद ये मिराज हमारा, फिर मिराज के बाद हमने देखे थे कौन से, मिराज के ये जैगुआर हो गया, और ये लास्ट जो हमारा बच गया ये हमारा हो गया मिग 29, ठीक है। तो ये सारे आप देख लीजिए, 2 इंजन दिख रहे हैं ना, ट्विन इंजन मिग 29 के अंदर, ठीक है। और आप ये नीचे तो देख रहे हैं ना,
ये एक्स्ट्रा जो हमको फ्यूल चाहिए होता है ना, वो नीचे रहता है इस फ्लाइट के अंदर। ये कोई मिसाइल्स नहीं रहती, एक्स्ट्रा फ्यूल रहता है। ये देखिए, ये इसमें तो नहीं है एक्स्ट्रा, इसमें देखिए जो नीचे लगा रहता है ना, वो एक्स्ट्रा फ्यूल रहता है। जो भी ये मिसाइल, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो अपने कभी फ्यूल में नहीं उड़ते हैं। अपने फ्यूल पे उड़ेंगे तो खत्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब भी फाइट हो रही होती है ना, तब वो उसको ड्रॉप कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्यूल रहता है ना। फिर फ्लाइट क्या होती है, बहुत लाइट हो जाती है, फिर अपने खुद के फ्यूल पे दौड़ते हैं, उड़ते हैं, सॉरी। अब हमारे हेलीकॉप्टर्स पे देख लेते हैं, जो इंडियन हेलीकॉप्टर्स है कौन कौन से। ध्रुव है, रुद्रा है, अपाचे है, चिनूक है, चीता है और रोमियो है। ठीक है, ध्रुव की मैं बात करूं तो ये क्या है, हमारा इंडिजिनस है। काम हेलीकॉप्टर ही काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये, ठीक है। और साथ ही साथ ये मेडिकल एविक्यूशन, आपने देखा होगा जब डिजास्टर हो जाता है, जैसे आसाम में डिजास्टर हुआ था, केरला में डिजास्टर हुआ था, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू की क्या ये प्रोवाइड किया जाता है, एड्स प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ध्रुव के हमारे पास अलग अलग वर्जन है, जैसे ध्रुव MK1, MK2, MK3, MK4, ये अलग अलग वेरिएशन है। उसके बाद हम कहते हैं रुद्रा। रुद्रा क्या है, ध्रुव का ही एडवांस वर्जन है, बट इसमें क्या है, आर्म्ड है ये, ठीक है। फर्स्ट आर्म हेलीकॉप्टर बिल्ड बाय इंडिया, मतलब इंडिजिनस जो है वो इंडिया ने जो स्टार्ट किया था, वो कौन सा था, HAL, मतलब रुद्रा। HAL इसके नाम क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने इसको बनाया है, ठीक है। ध्रुव का ही एडवांस वर्जन है, बस इसमें क्या है, आर्म्ड होता है, मतलब वेपन्स कैरी हो सकता है ये आप किस किस को उड़ा सकता है, ये हमारे गाइडेड मिसाइल्स है, ये उड़ा नहीं सकता, सॉरी। इसके अंदर क्या क्या होता है, गन्स होते हैं, टर्नेट गन्स, आपने मशीन गन्स देखी होगी। जो हमने उरी मूवी के अंदर जो लास्ट में हमने देखा था, वो HAL रुद्रा ही था हमारा, ठीक है, जो मिसाइल्स गन्स लेके आके हमला करते हैं। साथ ही साथ एंटी टैंक्स जो होते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसको भी इक्विपमेंट कर सकता है। अब आते थे अपाचे। अपाचे USA का काफी ट्रस्टेबल माना जाता है हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसके अंदर एंटी टैंक मिसाइल्स हो सकती हैं, क्लोज एयर सपोर्ट्स कहता है, इसका रेडार सिस्टम काफी अच्छा होता है अपाचे का। अभी आप डायग्राम देखेंगे तो काफी आपको समझ में आएगा। नाइट वर्जन में भी काफी अच्छे से काम कर सकता है। काफी टाइम तक आप USA अपाचे को यूज करती थी, और इवन सर्च इंजन के अंदर भी आप देखेंगे USA का जनरली अपाचे हेलीकॉप्टर्स को यूज किया था। चिनूक, चिनूक क्या काम करता है, लार्जर मात्रा में अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना हो ना, आप देखेंगे कि जो ट्रूप का ट्रांसपोर्ट रहता है, मतलब हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, हमारा चिनूक को यूज करते हैं। आप चिनूक को देख लीजिएगा, ये काफी हैवी लिफ्ट होता है, काफी बड़ा होता है साइज के अंदर। इसके अंदर भी क्या होता है भाई, टू इंजन होता है, ये लार्जर क्वांटिटी में लोगों को लिफ्ट कर सकता है। अभी देख ही लेते हैं ना एक बार, ये देखिए, ये हमारा है चिनूक, ठीक है। ये है अपाचे USA वाला, बड़ा खतरनाक, ठीक है। ये ध्रुव और ये रुद्रा। अब आते हैं लास्ट जो बचे, हमारा एक बचा चीता। याद रखिएगा, चीता जो है ना, वो अब इंडिया ने फेज आउट कर दिया, अब हम यूज नहीं करते। चीता और चेतक, ये जो दो हेलीकॉप्टर है, इंडिया अब यूज नहीं करता। ये हमने लिया कहां से था, मतलब लिया हमने फ्रांस से था। साथ में फ्रांस को हमने ये शर्त रखी थी कि हम इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रांस हमारे साथ शेयर करेगा। लाइट यूटिलिटीज है, अब इसको यूज नहीं किया जा सकता, काफी मतलब पुराने हो चुके हैं ये चीता और चेतक। रोमियो हमने USA से बाय किया है, ये भी काफी सेटिस्फैक्टरी, काफी अच्छे से काम करता है। ये मेनली जो इंडियन नेवी है ना, वो यूज करती है हमारे रोमियो को। आप जो नवल हमारी फोर्स है वो जनरली यूज करते हैं, रोमियो करती है, और जो हमारी आर्मी है वो जनरली यूज करती है, किसको करती है, हमारे अपाचे को यूज करती है, ठीक है। ये अगर आपको एंटी सबमरीन, मतलब अगर आपको सबमरीन को ढूंढना है तो आप किसको यूज करेंगे, रोमियो को यूज करेंगे, रोमियो हेलीकॉप्टर्स को यूज करेंगे। सर्च एंड रेस्क्यू में सबसे बेस्ट को अगर कोई माना जाता है ना, अगर आपको पानी के अंदर किसी को ढूंढना है, किसी सबमरीन को ढूंढना है, तो आप रोमियो, क्योंकि उसका रेडार सिस्टम काफी मात्रा में अच्छा होता है। ये इसके अंदर क्या होता है, सोनार कैपेबिलिटीज की भी होती है, और रडार्स भी इसके अंदर अच्छे होते हैं, IRs भी इसके अंदर अच्छे होते हैं, मिसाइल्स भी इसके अंदर आप दाग सकते हो। ये आप देखिए, ये है हमारा रोमियो, ठीक है। आप देखिए ना, ढूंढ रहा है ये देखिए, रडार को नीचे छोड़ेगा और देखेगा कि सबमरीन कहाँ है, या फिर हीट से पहचान लेगा। और ये मैं बात कर रहा था चेतक की, जो हमारे बंद हो चुका है, चेतक और दूसरा चीता, ये दोनों हमारे कंट्री में अब बैन बंद हो चुके हैं। ओके, थैंक यू। बट अभी हमको देखने हैं वो क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। एक सेकेंड, हाँ हाँ, ये रहा। अभी देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन था हमारा, इसमें बात की गई। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है वो। 23 अगस्त 2023 को हमने एक लाइट कमर्शियल एयरक्राफ्ट तेजस को फाइल किया, जिसमें हमने एक अस्त्रा मिसाइल लगाई थी।
अब अस्त्र मिसाइल क्या, डायरेक्ट अस्त्र मिसाइल नहीं पूछा, उसने पूरा कहानी बनाया कि 23 अगस्त था, उस दिन हमने तेजस के अंदर अस्त्रा को फिट किया, तो अस्त्र हमारी क्या है, तो हमको पता होना चाहिए अस्त्र हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एयर टू एयर मिसाइल है। और इसको हम क्या कहते हैं, बियॉन्ड विजुअल एयर रेंज, मतलब ये हमने पढ़ा ही था अभी, इसको हम क्या कहते हैं, बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। सरफेस टू एयर तो हमने देखी थी, अग्नि पृथ्वी, वो तो हो ही नहीं सकती, विद इन विजुअल रेंज बैठेगा ही नहीं, विद इन विजुअल रेंज फंस सकते थे, पर ऑप्शन ए या बी में वैसे फंसने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि 2018 में उसने डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए वापस, इंडिया फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इज इंडिजिनियसली डिजाइन, ठीक है, जिसको हमने किसने डिजाइन किया था, डीआरडीओ ने, उसका नाम क्या पूछ रहा था, अस्त्र। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। उसके बाद ये पूछ रहा है द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमने सेकंड नंबर स्लाइड में हमने कहा था बालस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है, साइंस इज द स्ट्रेंथ। उसके बाद ये बात कर रहा है सुपर हेरक्यूलेस, जो हमने भी पढ़ा ही था, वो किससे हमने बाय किया है, यूएसए से बाय किया है। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे नवल को, साथ ही साथ जो हमारे ड्रोन है उसको हम कंप्लीट करेंगे।